सोचिए, एक ऐसी कंपनी के बारे में जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसका नाम तक नहीं सुना। इसका नाम है टेंसेंट। और ये वो कंपनी है जो शायद पर्दे के पीछे से हमारी जिंदगी के कई हिस्सों को कंट्रोल कर रही है और हमें इसका अंदाजा भी नहीं है। कभी सुना है किसी ऐसी कंपनी के बारे में जिसकी वैल्यू फेसबुक या सैमसंग से भी ज्यादा हो? देखिए, जब हम दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों की बात करते हैं तो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल ये नाम सुनकर कोई हैरानी नहीं होती। लेकिन इसी लिस्ट में एक नाम है जो थोड़ा अलग है, टेंसेंट। बस इस ग्राफ को देखिए। टेंसेंट की मार्केट वैल्यू अक्सर फेसबुक जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ देती है। ये आप कह सकते हैं टेक की दुनिया का वो छिपा हुआ दैत्य है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। टेंसेंट को लोग अक्सर एक विशाल ऑक्टोपस की तरह देखते हैं, और क्यों नहीं। इसके हाथ, या कहें तो इसके टेंटेकल्स, गेमिंग से लेके म्यूजिक, शॉपिंग, मतलब हर उस इंडस्ट्री में है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। और क्योंकि ये ज्यादातर पर्दे के पीछे से ही काम करती है, इसलिए इसका नाम आमतौर पर सामने नहीं आता। तो सवाल ये उठता है कि टेंसेंट के पास इतनी पावर आई कहां से? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, वीचैट। और ये कोई मामूली ऐप नहीं है, इसे चीन का एवरीथिंग ऐप कहा जाता है। मतलब एक तरह से चीन का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। जरा सोचकर देखिए, अगर व्हाट्सएप, पेपैल, उबर, इंस्टाग्राम और अमेज़न ये सब के सब सिर्फ एक ही ऐप में समा जाएं, बस यही है वीचैट। चीन में लोग इससे सिर्फ दोस्तों को मैसेज नहीं करते, बल्कि अपने बिल भरने से लेकर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक करने तक आप कह सकते हैं कि उनकी पूरी जिंदगी इसी ऐप के इर्द गिर्द घूमती है। एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव ने इसे बहुत अच्छे से समझाया था। उन्होंने कहा, चीन में वीचैट पानी या बिजली जैसा है, इसके बिना जीना नामुमकिन है। और ये कितना इस्तेमाल होता है? चीन की लगभग 1.4 बिलियन की आबादी हर रोज औसतन 4 घंटे इस ऐप पर बिताती है। 4 घंटे। पता है ये कितना है? ये उतना समय है जितना एक औसत अमेरिकी अपने सारे सोशल मीडिया ऐप्स को मिलाकर भी इस्तेमाल नहीं करता। इसकी कहानी शुरू हुई थी 1998 में एक सिंपल चैट सर्विस QQ से, लेकिन असली गेम चेंजर आया 2011 में वीचैट के साथ, जिसने मोबाइल की दुनिया पर जैसे कब्जा ही कर लिया। 2017 तक मिनी प्रोग्राम्स के जरिए ये एक एवरीथिंग ऐप बन चुका था। लेकिन 2020 में कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया जब उसे अपनी ही सरकार की भारी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बेहिसाब पावर का एक स्याह पहलू भी है, और वो है टेंसेंट और चीनी सरकार के बीच का धुंधला रिश्ता। सच तो ये है कि ये समझना बहुत मुश्किल है कि टेंसेंट कहां खत्म होती है और चीनी सरकार कहां से शुरू होती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यूजर्स का सारा डेटा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी CCP की सीधी पहुंच में है। और यही एक चीज वीचैट को दुनिया के सबसे शक्तिशाली निगरानी यानी सर्वेलेंस टूल्स में से एक बना देती है। मामला कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यूजर प्राइवेसी के मामले में टेंसेंट को 100 में से 0 का स्कोर दिया। जी हां, 0। ये अब तक का सबसे खराब स्कोर था। वीचैट सिर्फ एक ऐप नहीं, बल्कि कंट्रोल का एक जबरदस्त साधन है। यह सेंसरशिप के लिए प्राइवेट मैसेज को स्कैन करता है। यह चीन के विवादास्पद सोशल क्रेडिट सिस्टम को डेटा भेजता है, जो नागरिकों के हर बर्ताव को ट्रैक करता है। और इतना ही नहीं, ये डिलीट की गई बातचीत को भी एक्सेस कर सकता है। और हेल्थ कोड्स के जरिए आबादी पर नजर रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल हुआ। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि ये कहानी सिर्फ चीन तक ही सीमित है, तो वो गलत है। चीन में अपना दबदबा बनाने के बाद टेंसेंट ने दुनिया भर में विस्तार करना शुरू किया और इतिहास के कुछ सबसे बड़ी शॉपिंग स्प्रीज में से एक को अंजाम दिया। अच्छा, क्या किसी ने फोर्टनाइट खेला है या डिस्कॉर्ड का इस्तेमाल किया है? रेडिट पर चैट करते हैं? अगर हाँ, तो अनजाने में ही सही, आप टेंसेंट की दुनिया का हिस्सा हैं। टेंसेंट की ग्लोबल पहुंच सच में हैरान करने वाली है। देखिए, लीग ऑफ लेजेंड्स बनाने वाली रायट गेम्स के वे 100% मालिक हैं। फोर्टनाइट बनाने वाली एपिक गेम्स में उनकी 40% की हिस्सेदारी है। और बात सिर्फ गेमिंग की नहीं है, वे डिस्कॉर्ड, रेडिट, टेस्ला और यहां तक कि यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप में भी एक बहुत बड़े निवेशक हैं। और टेंसेंट अपने इस प्रभाव का इस्तेमाल चीन के बाहर भी चीनी राजनीतिक विचारों को लागू करने के लिए करती है। इसका एक उदाहरण देखिए, जब एक NBA मैनेजर ने हांगकांग के समर्थन में ट्वीट किया, तो टेंसेंट ने उनकी टीम के खेलों की स्ट्रीमिंग ही रोक दी। बाद में उन्हें वो ट्वीट डिलीट करने और माफी मांगने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन अब इस कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है।
अगर ऐसा लग रहा है कि टेंसेंट सिर्फ सरकार की एक कठपुतली है, तो कहानी इतनी भी सीधी नहीं है, क्योंकि अब चीनी सरकार खुद टेंसेंट के बिजनेस को नुकसान पहुंचा रही है। हुआ ये कि 2020 में चीनी सरकार ने टेंसेंट समेत अपने ही टेक दिग्गजों पर एक बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। सरकार को इस बात की चिंता होने लगी थी कि ये कंपनियां कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली हो गई हैं। और इस कार्रवाई का नतीजा, टेंसेंट की मार्केट वैल्यू में $500 बिलियन से भी ज्यादा की गिरावट आई। ये उसकी कुल वैल्यू का लगभग आधा था। एक साफ संदेश था कि चीन में कोई भी कंपनी सरकार से बड़ी नहीं हो सकती। तो आखिर में टेंसेंट की कहानी है क्या? ये एक ही समय में इनोवेशन और कंट्रोल दोनों की कहानी है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तस्वीर है, जहां शानदार बिजनेस और क्रूर ताकत एक साथ चलते हैं। एक तरफ देखें तो ये दिवालिया होने के कगार से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनने की कहानी है। इसमें गजब की बिजनेस स्ट्रैटेजीज हैं और एक अविश्वसनीय रूप से सुविधाजनक सुपर ऐप है। लेकिन दूसरी तरफ इसमें क्रूर एकाधिकारवादी टैक्टिक्स हैं, दूसरों की नकल करने के आरोप हैं और हद से ज्यादा सेंसरशिप और निगरानी है, जिसके कारण कई देश इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी मानते। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज जब पश्चिमी टेक कंपनियां भी अपने अपने एवरीथिंग ऐप्स बनाने की दौड़ में लगी हैं, तो टेंसेंट की कहानी से क्या सबक लिया जा सकता है? सुविधा, प्राइवेसी और शक्ति के बीच सही संतुलन आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सभी को सोचने की जरूरत है।